दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा वीडियो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वर्तमान समय में जो चल रहा है उस पर है। जैसा आप समझ चुके होंगे, इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, जिस पर दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई जा रही है, उस पर है। इजराइल का फिलिस्तीन के साथ क्या संघर्ष है, इजराइल कैसे बना, इजराइल किन परिस्थितियों में बना और आज तक क्या क्या हुआ, इस संदर्भ में आज का मेरा वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं, उसी प्रकार फिलिस्तीन को इजराइल कोई देश ही नहीं मानता है। चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसकी समाप्ति पर बहुत यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए नाजी सरकार ने। और नाजी सरकार का जो सर्वे सर्वा था, नाजी हिटलर जो जर्मनी का था, हिटलर ने अपने देश में सारे यहूदियों को मार डाला, बंकरों में बंद बंद करके, जहरीली गैसें छोड़ कर जितने भी यहूदी थे उन सबको मार डाला। यहूदी जो थे जर्मनी छोड़ के पूरी दुनिया में फैल गए अपने बचने के लिए। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये दुनिया के सामने, यूएनओ के सामने एक समस्या आई कि इन यहूदियों को कहाँ बसाया जाए। तो यहूदियों का जो घर था, यहूदियों की जहाँ से उत्पत्ति थी वो यरूशलेम है। यरूशलेम से उनकी उत्पत्ति मानी जाती थी। परिणाम स्वरूप यहूदियों ने कहा कि हमको वहीं पे ठीक रहेगा। तो फिलिस्तीन एक देश है मिडिल ईस्ट में, उसके दो भाग कर दिए गए क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था। उन्होंने इसको दो भाग कर दिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंडिया और पाकिस्तान को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार की लकीर अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन के साथ कर दी। फिलिस्तीन को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटकर एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया और दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों को दे दिया गया। जब इजराइल को बांटा गया तो उसमें 44% जो हिस्सा था ज़मीन के लैंड का, वो इजराइल को दे दिया गया। 48% का जो हिस्सा था वो फिलिस्तीन को दे दिया गया। शेष जो 8% का हिस्सा था वो यूएनओ ने अपने पास रख लिया। ये जो 8% का हिस्सा था ये यरूशलेम था। जैसा कि आप जानते हैं, यरूशलेम जो शहर है उसको हम होली लैंड के नाम से जानते हैं, पवित्र शहर के नाम से जानते हैं। उसका कारण क्या है? ये तीन धर्मों का आस्था का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। तीन धर्म कौन से हैं? जैसा आप जानते हैं, ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बैतलहम में हुआ। दूसरा, यहूदियों का की उत्पत्ति जो है वो यरूशलेम से ही मानी जाती है। और तीसरा जो है, मुस्लिमों की जो सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया में, अल अक्सा मस्जिद, वो भी यरूशलेम में ही है। आप जानते हैं मुस्लिमों को तीन सबसे बड़े धार्मिक स्थान हैं, मक्का, मदीना और अल अक्सा। ये यरूशलेम में ही है, वह विवाद का स्तर है। अब आप चलते हैं वीडियो के अगले टॉपिक पे। जब ये इजराइल बनाया गया 1948 में, इजराइल को बना दिया इंग्लैंड ने, और तो यहूदी पूरी दुनिया से आकर वहाँ पर बसने लगे। यहूदी जब बसने लगे आगे, तो ये बात मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों को नागवार गुजरी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मुस्लिम जो देश थे, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब, इन सब ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल के पास खोने को कुछ भी नहीं था और वो अपनी जंग लड़ रहा था, अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा था। परिणाम स्वरूप इजरायलियों ने बड़े जोश के साथ अपने बचाव के लिए युद्ध लड़ा और 6 राष्ट्रों की सेना को खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद जितने भी युद्ध हुए इजराइल के साथ, उसमें उसने अपना क्षेत्रफल ही बढ़ाता गया और अपना काफ़ी क्षेत्रफल भी बढ़ा लिया। समझौता हुआ। इसके बाद दोस्तों आपको एक जानकारी और देते हैं। इजराइल का एक और युद्ध हुआ 1956 में, सुएज नहर के विवाद के कारण। अब ये सुएज नहर विवाद क्या था? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अगर यूरोप से व्यापार होता तब तो पूरे अफ्रीका को पार करके वो दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने आते थे। क्या हुआ कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर सुएज नहर बनाई गई। सुएज नहर जो बनी वो मिस्र में बनी। मिस्र में सुएज नहर है। अब जब सुएज नहर बनी तो सुएज नहर को बनाने का ठेका फ्रांस की कंपनी को दिया गया और फ्रांस की कंपनी ने इस नहर को 10 साल में बना दिया और मिस्र की सरकार ने 100 साल की लीज पर उसको दे दिया कि आप 100 साल तक आपने बनाया है तो इसको आप 100 साल तक यूज़ कीजिए। हुआ क्या कि जब कर्नल नासिर वहाँ के राष्ट्रपति बने मिस्र के, तो उन्होंने सुएज नहर को
फ्रांस की कंपनी को चलता किया, ठीक भैया 4 साल बच रहे हैं, आप ये 4 साल का पैसा लो और आप जाओ। और कर्नल नासिर ने उस स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया और सभी के लिए व्यापार मुक्त कर दिया, व्यापार के लिए। लेकिन इजराइल के लिए उन्होंने कहा कि इजराइल को भी जो भी व्यापार होगा इस स्वेज नहर से नहीं होगा। बस यही विवाद का विषय बन गया। इजराइल ने कहा ऐसा क्यों भाई, हमारे व्यापार का उसको नुकसान हो गया। अगर कोई दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने जाएगा तो पूरा अफ्रीका पार करके जाएगा तो उसको तो बहुत नुकसान है, टैक्स बहुत पड़ जाएगा। परिणाम स्वरूप इजराइल जो था वो अमेरिका के पास पहुंचा। अमेरिका ने मना कर दिया कि भाई अगर तुम पहले युद्ध करोगे तो हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। मिस्र जो था रसिया के पास गया कि आप, उसने भी मना कर दिया। तो उसने सोचा कि जो करना है वो हमें ही करना है। इजराइल ने मिस्र के जो दूसरा भाग था उस पर अटैक कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। परिणाम से विवाद खत्म हुआ और समझौता हुआ और इजराइल को जो चाहता था वो मिल गया। दोस्तों, अभी हाल में क्या हुआ, इजराइल में रमज़ान के समय इजराइल के लोगों ने अपनी आज से 150 साल पहले ज़मीन खरीदी थी यहूदियों ने यहाँ के शेखों से बड़े महंगे महंगे दामों पर, और वो ज़मीन को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये ज़मीन जो है वो इजराइल को दे दी जाए। वो ज़मीन जो थी वो यरूशलेम में थी, यही विवाद का कारण था। और सुप्रीम कोर्ट तो यहूदियों ने कहा हमारी ज़मीन हमको दो। बस रमज़ान के दिन की बात है, रमज़ान के शुक्रवार की नमाज़ हो रही थी और सारे मुस्लिम जो थे वो नमाज़ पढ़ने गए। ये पहले ही वो संकुचित हो रहे थे। आज की जो स्थिति है, इजराइल ने धीरे धीरे करके जो उसका 44% का हिस्सा था और जो उसका 48% का हिस्सा था फ़िलिस्तीन का 48% का हिस्सा घटकर 12% पर आ गया। ज़मीन उसकी सिर्फ 12% बची, उसका तो सिकुड़ता जा रहा है। इजराइल अपना देश बढ़ाता जा रहा है। इजराइल ने अभी भी कहा है कि हमारी सीमाएं जो हैं वो निश्चित नहीं, हमारी सीमाओं का विस्तार हो रहा है। इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल की थीम पर काम कर रहा है, जिसमें उसका मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, ईरान सब उसमें शामिल होंगे। तो वो मस्जिद वाले नमाज हुई, नमाज में लोगों ने पत्थर फेंके, पत्थर फेंकने के बाद जो इजरायली सैनिक थे वो अल-अक्सा मस्जिद में घुस गए। बस विवाद यही था। सारे मुस्लिम कंट्री जो थी उनको कहा कि मस्जिद में पवित्र स्थान पर घुस गए, ये विवाद का विषय था। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो बैकफुट पर आ गए, पूरी दुनिया में उनका विरोध होने लगा। अब चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू भी पूर्ण रूप से अभी राष्ट्रपति बने नहीं, वहाँ चुनाव टल रहे हैं कोरोना के कारण, लेकिन विवाद का कारण यही है कि इजराइल जो है अपनी शक्ति और अपने हथियारों के दम पर अरब कंट्रियों को दबाव में ले रहा है। भारत की स्थिति क्या है? भारत किसी भी पक्ष में नहीं जा रहा है। भारत भी कह रहा है कि इजराइल को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। कारण क्या है? भारत को जो तेल है पूरा अरब कंट्रियों से मिल रहा है, लेकिन भारत को जो भी एंटी मिसाइल्स हैं और जो गन्स हैं वो इजराइल सप्लाई दे रहा है। तो भारत बड़ी दुविधा में, हम जाएं तो कहाँ जाएं? अगर हम तेल इजराइल से संबंध खराब अच्छे लेते हैं तो अरब के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, क्योंकि अरब कंट्री में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, दिनार और डॉलर के रूप में आता है पैसा। इसलिए भारत अभी तटस्थ है, वो किसी भी ग्रुप में नहीं है। दोस्तों, अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आपको दूंगा इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष पर। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।